How are you guys? Better? All right. So let's go with a quick revision that we did yesterday. कोई बता सकता है what we studied? Any rough guess without looking at the copy? Yeah. Yes. क्या पढ़ी थी हमने? Okay, canons of taxation. What else? We studied a little bit about fiscal policy and primary and secondary objectives of government भी पढ़े थे. All right. Okay, so today we are going to go a little bit in more detail and I'll try my best कि मैं आपको MCQs point of view से लेकर चलूँ. ठीक है. मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँगी कि हमारे पास कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इकोनॉमिक हेल्थ को हमारी कंट्री को मेजर करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमी चलती कैसे है. कुछ ऐसे इवेंट्स को इन द पास्ट भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बिल्कुल नो हाउ हो जाए कि एग्जैक्टली हाउ डज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री वर्क्स. हम बहुत सुनते हैं कि इकोनॉमिक we are going into recession, we are going into depression, we are having inflation in our country, we are having deflation in our country. तो एक छोटा सा discussion करेंगे in which I would really want you guys to participate with me and ताकि हम चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझें. Then उसके बाद we will kick off towards the fiscal policy in actual. GDP भी आज के टॉपिक के अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे. पहले छोटा सा इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इसके बारे में छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है. उसके बाद वी विल जंप ऑन टू जीडीपी इन डेप्थ एंड देन विल कम आउट ऑफ जीडीपी वी विल गो फॉर यू कैन से वी विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली फिस्कल पॉलिसी इज. What do we understand by receipts? What do we understand by expenditures of Pakistan? And उसके बाद छोटा सा हम जैसे क्विज करते हैं we will go for a quiz. ठीक है. So generally मैं आपको बताना चाहूँगी कि I don't know if you have heard about this or not, लेकिन मैं कहानी यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो in 1914 we had World War I, as you already all know. World War I के अंदर किसने स्टार्ट किया, कैसे ख़त्म हुआ, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, दिस नॉट अ हिस्ट्री क्लास. लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देयर वाज अ वॉर जोन इन द यूरोपियन जोन. ठीक है. नॉट ओनली इन द यूरोपियन जोन लेकिन इसके जो इफेक्ट्स थे वो अमेरिका तक पहुँच रहे थे. ठीक है. अब अमेरिका उस वक्त 1914 के अंदर जब ये वॉर स्टार्ट हुई, 1919 के अंदर ये जब जाके ख़त्म हुई, तो उस वक्त 1920s ऑनवर्ड्स अमेरिका का 1917 ऑनवर्ड्स अमेरिका का बड़ा एक अच्छा दौर भी स्टार्ट हुआ और उसके बाद वहाँ पे रिसेशन आया और रिसेशन के बाद डिप्रेशन आया और उन्होंने कैसे कम बैक किया उसके ऊपर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करेंगे. उसके बाद मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगी 2008 के हाउसिंग के ऊपर छोटी सी आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल विच इज़ ओनली रेलिवेंट फॉर योर ओन कॉन्सेप्ट्स. फिर हम यहाँ पे बात करेंगे about GDP, then we will go into detail regarding our fiscal policy and why do we have to go like that. ये भी आपको फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है. So in 1914 the war started and 1917 onwards अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आई. Key reason being they are still the largest supplier of defense weaponry. ठीक है. जब उन्होंने डिफेंस वेपनरी प्रोवाइड करना शुरू की ड्यूरिंग द वॉर तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने लगी बिकॉज दैट मनी वाज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ दैट वेपनरी. ठीक है. व्हेन दैट मनी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी स्पेंट ऑन द पीपल. दैट्स व्हाई द जनरल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड. एक तो ये रीज़न था. नंबर 2, as there was a war zone in the it was a war in the European zone, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब घर टूटेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, लोग मरेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उनको दफनाने की, और दफनाने के अब अगर 2 कफील घर के चले गए हैं तो उसके बाद फीमेल्स विल कम
एंड जो वो पॉपुलेशन जो कि बिल्कुल कभी नहीं निकली थी, वो पॉपुलेशन भी निकली यूरोप के अंदर। लोग मरने स्टार्ट हुए, लोगों को खाना कम पड़ गया क्योंकि दे वर नॉट वर्किंग, दे वर बिजी इन फाइटिंग। सो व्हाट वाज अमेरिका डूइंग कि जो प्रोडक्शन उनके अपनी कंट्रीज में होनी थी वो प्रोडक्शन अमेरिका उनको करके दे रहा था। अगर अमेरिका उनको वो प्रोडक्शन करके दे रहा था तो यहाँ पे सवाल आता है, तो हु इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग? द जनरल पब्लिक ऑफ अमेरिका वर द लेबर्स, they were doing the job of the people of Europe, that's why their living standard was improving। because अगर एक बंदा पहले कमाने जा रहा था लेकिन अब डिमांड ज्यादा हो गई है तो अब उसी घर के 5 लोग कमाने जाएंगे। they were getting a handsome amount of money, so they said why not, हम सब चलते हैं। तो उसकी वजह से आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए। अगर आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं तो व्हाट हैपेंस? व्हेन योर लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेस यू वांट टू बाय मोर, and when you want to buy more you will go and purchase something that is your want, that is not your need। and when you go to buy something that is your want, you are actually helping those businesses grow, and those businesses slowly and gradually grew। eventually what was affected, उसके affect किस चीज के ऊपर हुआ? उनकी शेयर प्राइस पे अफेक्ट हुआ। अब शेयर प्राइस क्या है? Can anyone give me can anyone tell me what is exactly a share? कोई बता सकता है? अमजद आप बताएंगे शेयर क्या है? कंपनी का शेयर इतने पे चल रहा है, सुना है कभी आपने? बेसिकली शेयर का अगर मैं आपको लिटरल मीनिंग बताऊं तो इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। बहुत आसान लैंग्वेज में। अगर मुझे बोरोइंग करनी है किसी मुझे कम पड़ गए एज अ कंपनी फंड्स, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अमाउंट और कैपिटल मार्केट से ड्रॉ करूं और उसके बाद मैं इसको अपने बिजनेस में लगाऊं, अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, तो मैं मार्केट के अंदर ओनरशिप अपनी डाइल्यूट करूंगी कंपनी की और मैं कहूंगी कि हाँ आप इस शेयर को बाय करें, मुझे कुछ अमाउंट दे दें, मैं हर साल आपको डिविडेंड पे करूंगी या हर सेमाई एनुअली में आपको डिविडेंड दूंगी। अब या तो सेमाई एनुअली या जब प्रॉफिट होगा तब दूंगी, ये हम टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में डिसाइड कर लेते हैं। तो शेयर प्राइस जो थी वो इसलिए बढ़ती गई क्योंकि कंपनीज को अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट भी नजर आ रहा था और कंपनीज वर डूइंग वेरी वेल। इन फाइनेंस हम लोग फाइनेंस के अंदर कंपनी वैल्यूएशन करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा जो ACCA के स्टूडेंट्स हैं, कंपनीज की वैल्यूएशन करते हैं, उनकी वर्थ चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कंपनी की अगर उनकी वर्थ बढ़ती जाती है और कहा जाता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, तो उनकी शेयर प्राइस के ऊपर शेयर प्राइस भी इंक्रीज होती है। ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ, आई नो नॉट अ लॉट इन दिस क्लास आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग। जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो लोगों ने कहा वाओ, ये अब्बास की जो कंपनी है उसके अंदर शेयर प्राइस बहुत बूम कर रही है, मैं तो उसकी कंपनी बिकॉज इट्स वेरी रिलायबल आई गो एंड इन्वेस्ट इन हिज कंपनी। Then they got to know, then Miss Maliha said कि अमजद की कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी, I'll invest in his company. I said I'll invest in Munib's company, and so on and so forth। हम सब इन्वेस्टमेंट करते गए और क्योंकि they were doing very well और ये लोग प्रोडक्शन करके बाहर भी भेज रहे थे, अपने मुल्क के अंदर भी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, तो इकोनॉमी वाज एक्चुअली बूमिंग। अब वो जो अवाम जो 1914 में जो इनके हालात थे, विद इन 5 years, अगर फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास फॉर एग्जाम्पल मे बी आपके पास गाड़ियां हो, मे बी आपके पास बहुत अच्छी चीजें हो, हम अस्यूम करते हैं अभी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपको 1 साल के बाद यू स्टिल इन योर स्टडीज एंड स्टूडेंट लाइफ, यू गेट टू नो यू गेट अ मर्सिडीज, या आपको पता चला है कि वाओ मैं अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, मैं लेक्सस बाय कर सकता हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप लोग बोलेंगे यार वाओ व्हाई शुडंट आई डू दैट। अब हो क्या रहा था कि इन्वेस्ट, अब आम से आम इंसान जो कि इतना ज्यादा अर्न नहीं भी कर रहा, वो भी अपनी थोड़ी बहुत जो सेविंग थी वो कंपनीज में लगाता जा रहा था, ठीक है। दे वर थिंकिंग कि दीज कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, दैट्स व्हाई सारी अमेरिका की आवाम, इवन जो कि मेड्स तक के लेवल के लोग जो थे, तबके के लोग जो थे, वो भी जाकर उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। अब सबकी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट वहां फंस गई है, ठीक है। What happened as soon as the war got over, these countries went back into the restoration period. ये अपनी रिस्टोरेशन की तरफ आ गए और जैसे ही वो
यूरोपियन अपनी रिस्टोरेशन पे उन्होंने कहा हम खुद बनाएंगे, हम चीज़ें अपनी खुद करेंगे, अब हमें वेपनरी की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपनी सारी चीज़ों को खुद संभाल सकते हैं, प्रोडक्शन भी खुद करेंगे, हम भूखे मर रहे हैं। अब अमेरिका को जो इतना बड़ा सप्लाई का अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड मिल रहा था बाहर से, क्योंकि एवरीबडी वाज डिपेंडेंट ऑन देम, तो व्हाट हैपेंड कि देयर दैट अमाउंट वाज इवेंचुअली वो खत्म हो गया और एक गैप आ गया, और एक गैप आया तो जो कंपनीज बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू उनकी शेयर की जबरदस्त चल रही थी, वो मार्केट वैल्यू अब कम होनी चाहिए थी लेकिन कम नहीं हुई। उन लोगों ने, उन कंपनीज ने अपनी झूठी सूटी whatever, they kept that price, they did not lower it। उसूलन उनको क्या करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, they did not do that। what happened, एक तवील अरसे के लिए people kept on investing। अब क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का डेट्रॉइट होता जा रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, लाइफस्टाइल भी डेट्रॉइट होता जा रहा है, there was a missing thing, that was कि they were actually inflating their market share price। eventually when everyone got to know कि ये कंपनी तो सिर्फ दिखावा कर रही हैं, या ये कह सकते हैं कि they actually don't they are not that much worthy, लोगों ने अपने पैसे निकालना शुरू किए और लोगों ने अपने शेयर्स बेचना शुरू किए। अब क्या हुआ कि एक इकोनॉमी आपकी जो बहुत अच्छी चल रही थी और सारे जो मार्केट से पैसा वो लोगों के हाथों में वापस आ जाए, या लोग उसे कहीं और लगाने की कोशिश करें, तो एक केओस हो गया। बहुत सारे लोगों की सेविंग्स वगैरह सब चली गई, सब ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहां पे भी नुकसान हुआ, और वहां पे एक रिसेशन का एक वक्त आया। अब उस रिसेशन के वक्त को कह सकते हैं कि अमेरिका का वर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। एक तरफ बहुत अमीर हो चुके हैं और उस लेवल को आपने मेंटेन करने के लिए यू नीड मोर मनी एक्चुअली, राइट, एंड दे वर नॉट ओनली हैविंग दैट मनी, उनके एसेंशियल आइटम्स भी वो इस तरह वो इसको भी बाय नहीं कर पाते थे। जो बहुत अमीर थे वो बिल्कुल गरीब हो गए, और जो बिल्कुल गरीब थे वो सड़कों पर आ गए। देयर वाज अ फेमाइन इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड था, ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का पीरियड था, ये बहुत तवील अरसे तक चला। ये आपसे फिस्कल पॉलिसी या आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि अगर आपका रिसेशन पीरियड ज्यादा देर चले तो उसको क्या कहते हैं। अगर कंटिन्यूड डेकेड तक आपका रिसेशन पीरियड चलता है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जनरली ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रही हूं, इकोनॉमी को अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने के लिए खुद ही सेल्फ करेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसको हम कुछ अपने टूल्स चेंज करते हैं एंड ऑटोमेटिकली इट गोज टुवर्ड्स सेल्फ करेक्शन। लेकिन अगर सेल्फ करेक्शन की तरफ नहीं जा रही और वो कंटिन्यूअसली एक ही पीरियड के अंदर चल रही है रिसेशन में, देन दैट द कंटिन्यूड रिसेशन फॉर अ डेकेड इज नोन एज डिप्रेशन। इसी वजह से 1920 के अंदर 1920s ऑनवर्ड्स डिप्रेशन 1929 के अंदर खत्म हुआ, और यू कैन से 1930 के अंदर खत्म हुआ, ठीक है। ये जो पीरियड था इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी लर्निंग्स ये हुई कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए बैंकिंग का जो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखे। एक ऐसा कंपनीज जैसे हमारे यहाँ पे SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान इज एक्चुअली रेगुलेटिंग ऑल द कंपनीज, लिख लें अपने पास, SECP सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान इज रेगुलेटिंग द कंपनीज हियर इन पाकिस्तान। उसी तरह से वहां पे भी ऐसी एक बॉडी बनाई गई जो यहाँ वहां पे रेगुलेट करे, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई। अब ये 1929 के अंदर जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आए, देन ही केम अप विद सर्टेन रिफॉर्म्स, और एक और भी बहुत इशू हुआ था कि कैलिफोर्निया के अंदर, आई थिंक इन द सदर्न रीजन, मे बी इट वॉज टेक्सास, जॉर्जिया एंड अदर, यहाँ पे फूड की बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से लोगों को, अगर एक आपका वो एग्रीकल्चर जोन जहां पे बहुत ज्यादा आपकी प्रोडक्शन हाई हो सकती है खाने पीने की, वो अफेक्ट हो जाए तो रेस्ट ऑफ द कंट्री को फूड कौन पहुंचाएगा। ये भी उस वक्त एक मामला हुआ था।
अब जब यहाँ पे रिफॉर्म्स आए और उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए तो उनकी इकोनॉमी रिस्टोर होने लगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने पास, आप 2008 के अंदर जो आपके पास हाउसिंग क्राइसिस आए, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2008 में भी इसी टाइप का कोई रिसेशन आया था इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसके ऊपर आई डू गिव अ स्पेशल क्लास टू अलॉट अदर स्टूडेंट्स, लेकिन हम यहाँ पे छोटी सी बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि टॉपिक तो है वो 4-5 घंटों का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अकर्ड इन 2008 एंड उसी तरह से बहुत सारे लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हुए, बहुत सारे लोगों की कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल तब्दील हुआ और वो बिल्कुल आपकी इकोनॉमी बैठ गई। इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए काफी ऐसे बिजनेस थे जैसे या बैंक्स थी जिनको अब कुर्बानी देनी पड़ी, जिसमें लीमन ब्रदर्स का नाम टॉप पे आता है। ACCA स्टूडेंट्स को ये कॉर्पोरेट स्कैंडल पता है, ठीक है। अब what exactly is happening, और मैं ये आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम आइडिया कि इकोनॉमी आपकी किस तरह से मूव कर रही होती है। जनरली एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर अच्छी नहीं भी है तो भी इट्स ओके, कुछ सालों में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी अच्छी इकोनॉमी नहीं है तो आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं टू गो टुवर्ड्स अ बेटर इकोनॉमी एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे हमें जॉन मैनार्ड कीन्स जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं इन दिस फील्ड, ही ऑलवेज सेड दैट कि वो डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे जिनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, बेसिकली दे आर द बैकबोन ऑफ ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर द बैकबोन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ये मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, अगर हम नहीं होंगे तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये हमें बात समझने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। नहीं, वी आर नॉट इन डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर हालात बहुत खराब होते हैं, हम इतने रिसेशन में नहीं है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो 2018 से पहले थी, हम लोग ग्रोथ फेज में थे, अब हमारी नेगेटिव हो गई है। अब ये कैसे मालूम करते हैं, ये भी हम आज सीखेंगे जरूर। अब ये नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव की वजह से क्या हो रहा है कि हम जा सकते हैं इन रिसेशन। वी आर ऑन द रोड टू रिसेशन, वी आर नॉट इन रिसेशन। इफ यू आर इन द रोड ऑफ रिसेशन, अगर 2 साल तक यही हालात चलते रहेंगे, वी विल गो इन रिसेशन। एंड इफ रिसेशन गोज ऑन फॉर 1 more decade, यानी आप अज्यूम करें कि आई विल बी लाइक वेरी ओल्ड बाय दैट टाइम, and my kids would be like having what's going on and they'll be on their सड़कों पे आ जाएंगे, अल्लाह माफ करे। ठीक है, अभी मगरिब का टाइम चल रहा है। so let me tell you this thing, that this also happens. Any question from this right now? कोई सवाल ज़हन में आ रहा है? पूछ लें, अभी पूछ लें। 2018 में 2018 तक we were doing very well. We are doing very well. I'm in the tax department. I'm telling you, we have improved our recovery measures. Just recovery measures. हम लोग और टैक्स बेस को हमने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। क्या हमारे टैक्स पेयर्स, पहले फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में से 3 लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, ठीक है, और रेस्ट का मुझे पता ही नहीं है। अब व्हाट्स हैपनिंग कि द रेस्ट ऑफ यू हैव आल्सो स्टार्टेड फाइलिंग रिटर्न्स। अब आई नो हु इन द क्लास हु इज एक्चुअली कौन कौन से लोग डॉक्यूमेंट हो गए, अब मुझे ये पता है। क्या टैक्स दे रहे हैं वो लोग? नहीं। क्या बिल्कुल जो हमारे पास बहुत सारी रिटर्न फाइलिंग हुई है, आपको बताया जाता है कि बहुत सारी रिटर्न फाइलिंग हुई है, विच इज एक्सीलेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्या उससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन। नो। अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसका तो टैक्स वैसे ही कट रहा है, वो फाइल करे नहीं करे टैक्स तो वैसे ही आ रहा है। अगर वो जाके फाइल करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये भी डेटा है, क्योंकि कंपनीज एट सोर्स, बिजनेसेस एट सोर्स उसका कट कर रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो अलग से टैक्स दे रहे हैं? नहीं।
ये अच्छा ट्रेंड हो गया है कि वी आर नाउ मोर देन इंटरेस्टेड टू गिव टैक्स, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारा रेवेन्यू जो है हमने बहुत एक्स्ट्रा सोर्सेज से निकाला? नहीं। अभी अगर हम इसी प्रैक्टिस को 2 और साल चलाएं तो इंशाल्लाह we will be able to generate and we will be able to kick off the target as well। ये पॉसिबल है और इंशाल्लाह we are going to do that। तो अभी हम राइट नाउ एक चेंज ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर चल रहे हैं। वी हैव स्विच्ड आवर स्ट्रेटजी। हम पहले क्या करते थे इन एफबीआर के अंदर, रिकवरी मेजर्स के ऊपर थोड़े से हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से इश्यूज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू रिकवर मनी। इसलिए आप किसी भी फील्ड ऑफिस के अंदर कभी जाएंगे या उनका माहौल देखेंगे तो ये दे आर आफ्टर द रिकवरी, ठीक है, या रिकवरी करें, बैंक अटैच करें। अटैचमेंट से देखिए उनके बैंक अकाउंट्स को आप लोग फ्रीज करवाएं, पैसे इसमें से ड्रॉ करें, या उनकी प्रॉपर्टीज को आप सील करके उसको सेल आउट करके और उनका टैक्स रिकवरी करें। या फिर अच्छा टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए टैक्स रिकवरी के 3-4 मेथड्स हैं। ये शायद ताहिर या मैं आपको कवर करवाऊंगी। आई थिंक ताहिर इज गोइंग टू कवर दैट थिंग। वो सेक्शन वहां से खुद ही 140 का आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमने इंप्रूव किया है, ठीक है, एंड वी आर स्टिल इंप्रूविंग। 2018 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा था, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा कंपनी, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे। अब जाहिर सी बात एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट आती है और मैं हमेशा कहती हूँ चेंज ऑफ गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं कि इन वे ऑफ इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। या तो वो बिल्कुल आपके उनकी पॉलिसीज बिठा देंगी या उनकी पॉलिसीज आपको खड़ा कर देंगी। होपफुली मुझे उम्मीद है कि शौकत तरीन इज रियली गोइंग टू कम अप विद पॉलिसीज विच आर गोइंग टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू एंड इंशाल्लाह, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी लर्नड इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक हेल्थ। जिस तरह से मुझे अगर मालूम करना हो कि हाउ एम आई डूइंग रियली, तो आई गो विद कि मैं अपना एग्जीक्यूटिव चेकअप करवाऊँ। मैं देखूंगी इफ आई एम वर्किंग, इफ आई एम ओके, मैं एम परफेक्टली गुड इन माई हेल्थ, तो व्हाट वुड आई नीड टू डू? आई हैव टू चेक सर्टेन थिंग्स इन माई, मैं अपने हेल्थ चेकअप करवाऊंगी एंड उसके अंदर 2-3 चीज़ें बेसिक हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर आपका एक कंट्री की इकोनॉमी है तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मेजर इंडिकेटर होता है, दैट इज जीडीपी, ठीक है। और जीडीपी जिस तरह से हमने कल पढ़ा इज एक्चुअली व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, तो आप ये कह सकते हैं फॉरेन से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी काफ़ी इन्वेस्ट करे, तो इससे हमारी इकॉनमी बूस्ट नहीं करेगी।
करेगी, ज़रूर करेगी, ज़रूर करेगी। और जी जी देखिए हमारी जो इकॉनमी है, अगर मैं आपको आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ के ऊपर। बेसिकली हमारे पास सिर्फ टैक्स रेवेन्यू एज अ सोर्स नहीं है, हमारे पास जी कैपिटल रिसिट्स भी हैं, हमारे पास कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज़ भी है, नॉन कंसोर्टियम भी है। कंसोर्टियम का मतलब होता है कि ग्रुप, राइट, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ वो भी हमें एड देते हैं, नॉन कंसोर्टियम भी हमें एड करता है। कंसोर्टियम के अंदर बायलेटरल कंट्रीज़ हैं, बायलेटरल लेवल पे हमारी मदद होती है, मल्टीलेटरल लेवल पे हमारी मदद होती है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमें ओवरऑल कैसे मदद की जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फॉर ओवरसीज की एक ओवरसीज हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स कि वो कितना परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस सेक्टर के ऊपर कर रहे हैं, और इस सेक्टर से कितने सालों के बाद हमें उसके ऊपर फ़ायदा होगा। बहुत सारे हमारे पास मिसकंसेप्शन ये है कि वी रियली थिंक एज पाकिस्तानीज कि वंस इन्वेस्टमेंट इज कमिंग, कल को मेरे हालात बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है, 10 साल 12 साल 15 साल के बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट इसलिए रुक जाती है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं। अगर एक गवर्नमेंट स्टार्ट करके गई है तो दूसरी गवर्नमेंट वुड समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, इज नॉट इंटरेस्टेड टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और फिर आपको प्रोजेक्ट बेस्ड एड भी मिलती है, नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड एड भी मिलती है। तो आज हम कवर करेंगे, रेवेन्यू के ऊपर बात करेंगे, एंड इट्स अ वेरी गुड एडिशन कि यस हमारे ओवरसीज भी हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी। तो आज हम जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है कि इट्स एक्चुअली अ परसेंटेज। हाउ मेनी पीपल थिंक इट्स अ परसेंटेज? और मैं कहती हूँ आप खुल के यहाँ बताएं कि आप गलत हैं, ताकि आप नेक्स्ट में ये गलती नहीं करेंगे। हाउ मेनी पीपल थिंक जीडीपी इज अ परसेंटेज? यूज्ड टू थिंक, आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो जीडीपी बेसिकली एक परसेंटेज नहीं है, ये एक अमाउंट है। सबसे पहले तो हमें, और इसका बिल्कुल 2+2 का फॉर्मूला है, बहुत आसान है, ठीक है। अब दो तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी है क्या? इट्स एन इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है। सर अगर कोई जूम पे सवाल कर रहे हैं तो मुझे बताएं, बताते जाया करें, ठीक है, ताकि हम उनको क्वेरीज को डील करें, या तो जब ताहिर आएंगे तो देन वी कैन आल्सो गो विद दैट टू। तो बेसिकली जीडीपी इज अ इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर। अब जीडीपी को के दो तरीके हैं समझने के। हम पहला तरीका ले लेते हैं स्पेंडिंग मेथड। अब आप नोट कीजिएगा कि मैंने कहा द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड। जब एक आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल अनम ने एक प्रोडक्ट बनाया और बेचा? हाउ वुड यू नो दैट शी हैज सोल्ड इट? व्हेन somebody will buy it from her, ठीक है, and when somebody is going to buy from her, that somebody will go and invest somewhere, ठीक है, या तो इन्वेस्ट करेंगे या कहीं ना कहीं जाके वो अमाउंट जरूर रखेंगे, या बैंक में या कहीं पे भी, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट की चीज जो देखी जाती है वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग आपको एहसास दिलाती है कि कितने गुड्स प्रोड्यूस, या नॉट एहसास, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर ऑफ साइकोलॉजिकल कोर्स, सो आई एम ऑलवेज यूजिंग द वर्ड एहसास। सो that you can say consumer spending will allow you to understand how many goods are being produced, how much services are rendered. So consumer spending, C is equals to consumer spending. एक तो हमें इस चीज को चेक करना पड़ेगा। दूसरी G से हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रही होती है, ठीक है। वेयर इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वेयर इज द मनी गोइंग, ठीक है। तो ये आपके ऊपर भी स्पेंड करेगी, अपने ऊपर भी स्पेंड करेगी,
कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट कहीं किसी को पे कर रही होगी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद है आपके इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपकी नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये नेट एक्सपोर्ट्स कैसे मालूम पड़ेगी? जब हमारे एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को हम डिडक्ट करें। और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, इफ सम फ्यू पीपल डोंट नो what exactly import and export is, so I'll tell you that export is the when we are giving or you can say sending goods outside and when we are receiving money, हम goods बाहर भेज रहे हैं, we are receiving money, that are our exports। और imports जो है when we are actually purchasing goods from our other countries, very nice। और वहाँ पे जब हम पैसे उनको दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यू आर रिसीविंग मनी, ठीक है, एंड व्हेन यू आर रिसीविंग मनी एंड व्हेन यू आर पेइंग मनी, उनका जो नेट है वो यहाँ पे दिस अमाउंट इज एक्चुअली योर नेट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आपकी 10 मिलियन, बहुत बचपन वाला आपको अमाउंट बता रही हूँ, 10 मिलियन तो एक कंपनी का रेवेन्यू हम यूएसडी डाल देते हैं, ठीक है। आपने 10 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की और आपकी 3 मिलियन की इंपोर्ट थी, ठीक है। तो जो अमाउंट है 7 मिलियन, दिस इज एक्चुअली योर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब व्हाट इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर जीडीपी? व्हाट यू गोइंग टू डू इज दैट कि यू आर गोइंग टू, आप सी को प्लस जी को प्लस आई को प्लस नेट एक्सपोर्ट को जब मिलाएंगे तो आपके पास इन वैल्यू या प्राइस, नॉट प्राइस, वैल्यू या करेंसी आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा, दैट इज एक्चुअली योर जीडीपी। अब स्पेंडिंग मेथड में हो क्या रहा है? ये भी स्पेंडिंग है, ये भी स्पेंडिंग है, ये भी स्पेंडिंग है, ये भी स्पेंडिंग है, ऑल राइट। एंड व्हेन वी accumulating all these we are getting जीडीपी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी इस साल की पिछले साल की जीडीपी थी 7,000 मिलियन या 700 बिलियन, ठीक है। ये आपकी 2019 की है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और आपकी 2020 की 600 बिलियन, ठीक है, ठीक। आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कम हुई है। पहले आपकी 700 बिलियन थी, अब आपकी 600 बिलियन है। अब आप व्हाट यू गोइंग टू डू, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100, राइट। आप हमेशा बेस लेंगे एट द डिनोमिनेटर, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। करंट ईयर आपका यहाँ पे होगा, अज्यूमिंग द 2020 द करंट ईयर, और आपका इससे एक साल प्रीवियस ईयर, और ये भी प्रीवियस ईयर की है, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी डेल्टा, ये जो इनका डिफरेंस है दैट इज 100। क्या परसेंटेज है? 14.28 परसेंटेज से हमारी जीडीपी कम हुई है। तो ये आप ये कह सकते हैं -14 पॉइंट। आप बात करेंगे बोलेंगे -14.28 हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है, हालांकि ग्रोथ रेट नहीं कहते उसको हम लोग, ठीक है, नहीं कहना चाहिए। तो हम लोग क्योंकि वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, सो वी ऑफन से 14.28 से हमारी जो हमारी जीडीपी है वो कम चल रही है। अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं और ये 2020 है एंड दिस इज 2019, ठीक है। अब मुझे बताएं कितना? 1/6
ये हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू कंपेयर दीज टू थिंग्स, ठीक है। अब जो आपका ग्रोथ है इट विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज, ठीक है, एंड जीडीपी विल बी इन वैल्यू और करेंसी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा मेथड, दैट इज द इनकम मेथड, ठीक है। शुड आई रब दिस वन? टेक अ पिक्चर, एनीबडी टेक अ पिक्चर। अच्छा, बात से तभी कह रही पिक्चर ले लेते हैं, आप कर लें। हाँ, सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं फिर आप जाएं भले 2 मिनट के बाद। मैं इनका मेथड बता दूं, मिस ना हो जाए आपका, ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स। डन, ओके। आपका द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी इज दिस वन, ठीक है। इनकम मेथड क्यों यूज नहीं होता? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। द रीजन इज के इनकम मेथड आपको बता रहा है कि हाउ मच an individual is earning, how much a corporation is earning, how much a non-corporation is earning, how much a partnership is earning, how much everyone is earning, and उसके बाद वो cumulate करता है। That cumulative amount should equal to the GDP by spending method, should equal that, लेकिन equal नहीं होती। क्यों? equal हो जाती है लेकिन बहुत मसले मसाइल आते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत सब्जेक्टिव हैं इसके अंदर। इंडिविजुअल को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस। अगर आपके आई राइट इट डाउन फर्स्ट, तो कौन किस किस की हम लोग इसके अंदर इनकम लेंगे? इनकम ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। employees, अगर मैं इसमें स्पेसिफाई करूंगी तो आपका सवाल हो सकता है कि मैम आपने स्पेसिफाई क्यों किया है? एक तो एम्प्लॉइज, इनकॉर्पोरेटेड लोग, ठीक है, इनकॉर्पोरेट पर्सन्स, यानी इट्स ओनली रेफरिंग टू कंपनीज। आपको पर्सन्स की डेफिनेशन आई थिंक करवाई है सर ने, ठीक है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर बिजनेसेस भी हो जाते हैं, और डी के अंदर आपके इंडिविजुअल्स हैं जो आम आवाम, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अब बिजनेसेस विच आर नॉट कंपनीज, इसके अंदर एओपी हो जाएगी। एक एओपी से मुराद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कल आपने पढ़ा ये। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसके अंदर आपके सोल प्रोप्राइटर या आपके एओपी के लोग आ सकते हैं, ठीक है। और
कोई भी सेठिया आपके पास बिजनेस चल रहा होगा वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। और उसके बाद आम जो फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जिससे मेरी आमदन निकले। अब सवाल यहाँ आता है कि ये मेथड, और इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये मेथड इतना अच्छा क्यों नहीं है, इसको हम असर्टन कर सकते हैं, इसको हम SECP के थ्रू क्योंकि रेगुलेट करिए असर्टन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आता है कंपनीज के अंदर, यहाँ पे अगर आपका कोई नेट प्रॉफिट है तो ये नेट प्रॉफिट कैसे अराइव होता है, कोई बताना चाहेगा? इसमें से आप डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन, अब ये सारे अंदाजे हैं हमारे। डेप्रिसिएशन का एक हमारा एस्टिमेट होता है। क्या डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली ऐसी होती है? नो, एस्टिमेशन होता है। प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी चीजों का एस्टिमेट डाला जाता है कि बैड डेट्स हो सकते हैं, वो नहीं है अभी, उसकी भी हमने प्रोविजन डाल दी। प्रोविजन से मुराद है उसका हमने एक अंदाजा डाला कि यार मुझे 1 लाख आना है, हो सकता है 25,000 उसमें से ना आए। अब ये जो अंदाजे हैं ये ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। प्लस ये जो प्रॉफिट है ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये आपके हाथ में आने वाला अमाउंट नहीं है। ये आपके पास 1 साल के बाद आपके पास रिकवरी हो सकती है, 2 साल के बाद हो सकती है, 3 साल के बाद हो सकती है, 4 साल के बाद हो सकती है। तो प्रॉफिट इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड मेजर, इट इज समवॉट मेजर, लेकिन बहुत अच्छा मेजर नहीं है जिससे आप असर्टन कर सके इनकी राइट नाउ यू कैन से देयर इनकम। और इनकम टैक्स FBR का जो आप टेस्ट दे रहे हैं, इसमें इनकम की जो डेफिनेशन से मुराद आपकी नॉर्मल रेवेन्यू या अमाउंट रिसीव करें वो नहीं है। इट इज एक्चुअली द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू हैव इट इन द लास्ट, ठीक है। अस्यूम करते हैं इनकम का मतलब प्रॉफिट है। इन टैक्सेशन की डेफिनेशंस स्लाइटली चेंज हो जाती हैं आपकी अकाउंटिंग डेफिनेशन से, ठीक है। इसलिए हमारे पास इन द कंपनीज वी हैव टैक्स मैनेजर्स, दैट्स व्हाई वी सीक एडवाइस फ्रॉम टैक्स कंसल्टेंट्स, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है इसको सर्टेन करना, और यहाँ पे भी क्या जो हमने अमाउंट कमाया है वही हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ वेरी प्रेफर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग GDP। इट इज समवॉट अ मेथड, लेकिन इतना अच्छा मेथड नहीं है। दिस इज वन थिंग दैट आई विल टेल यू, ठीक है। नाउ यू कैन गो, राइट। So this is actually a simple way of calculating the GDP, and सही है। दो तीन जहन में मेरी छोटी सी बातें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले आप लोगों के साथ वर्बली डिस्कस कर लूँ, एंड देन फिर हम लोग सिर्फ आज ये मेजर्स ये मेथड्स देखेंगे कि कहाँ से हमारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो आपने कभी फिस्कल डेफिसिट का नाम सुना है? सिर्फ सुनने के हवाले से कि बहुत फिस्कल डेफिसिट है और बहुत फिस्कल डेट है। फिस्कल से मुराद क्या है? फिस्कल से मुराद है टैक्स, ठीक है। वैसे इसके से मुराद है टैक्स, लेकिन जब हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी तो उसके अंदर हम सारे रेवेन्यू जनरेशन चीज़ों को देखते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स एंड अदर वेज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एज वेल, ठीक है। सो व्हेनेवर फिस्कल कम्स इन योर माइंड तो आपके जहन में रेवेन्यू आना चाहिए कि ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान रेवेन्यू, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि what exactly is fiscal, what does exactly fiscal means? Fiscal means revenue. When we are saying fiscal fiscal deficit, we only mean कि आपका जो revenue from taxes minus, रिजवान यहाँ से आ जाए, minus the expenditure. If there is a deficit, अगर आपका रेवेन्यू कम है, टैक्स रेवेन्यू कम है और आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो वो जो लॉस आ रहा है उसको आप फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे,
ठीक है, छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाह रही हूँ। अब कहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है? एनी आइडिया? एक तो आपके पास टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैपिटल रिसिट्स हैं, ठीक है। ये नॉन रेवेन्यू, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है। उन एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पास कंसोर्टियम, फिर है नॉन कंसोर्टियम, उसके बाद है इसके अंदर और इस्लामिक एड, और उसके बाद है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑटोनमस बॉडीज, ठीक है। आपके पास टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में कहाँ से होगा, अब आप ये मुझे बताएंगे कौन सा, व्हाट इज द मेथड ऑफ हाउ टू नो हाउ मच डायरेक्ट टैक्सेस वी हैव, कौन सी कैटेगरी यहाँ पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स टैक्स और FED और कस्टम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यस, ऑलराइट, सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास कैपिटल रिसिट्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा, एनी आइडिया? गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अपने भी रेवेन्यू अर्निंग के मेथड्स हैं। आप किसी गवर्नमेंट के पार्क में जाते हैं, आप वहाँ पे कोई न बहुत मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, ऐसा है। गवर्नमेंट की किसी चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे, किसी हम आम आवाम को पार्क्स के अलावा कोई आइडिया नहीं सूझता, ठीक है। लेकिन देयर आर अदर वेज ऑफ अर्निंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एज वेल, ठीक है। अब फौज की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अस्करी की अपनी फाउंडेशंस हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करती हैं, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बिजनेसेस उन्होंने डेवलप किए हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ओन्ड भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेवेन्यू अर्न करती हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास आ जाती है, कैपिटल रिसिट्स के अंदर वो चीज़ भी आती है। एक तो गवर्नमेंट का आप लिखेंगे, उसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से जो अमाउंट अर्न करते हैं वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में जाएंगे और एक्सपेंडिचर के अंदर भी डिटेल में जाएंगे। देन हम सारे बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेट, पब्लिक डेट, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये बेसिक में अभी आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, उन एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पास बोरोइंग्स आ जाती हैं, ठीक है। और उसके अंदर बोरोइंग्स हमारे जहन में आ रही होंगी, हम दूसरों से लोन ले रहे हैं, दूसरी भी बोरोइंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कैपिटल रिसिट्स में ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये चीज़ें भी आ गई। आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसे सर्टिफिकेट इशू करती है जिससे वो मनी पैसे आपके गवर्नमेंट को हासिल होते हैं। तो बॉन्ड्स वगैरह ये एक टाइप के आपके पास रेवेन्यू जनरेशन और यू कैन से अर्निंग, एक अमाउंट जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
अब एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पास बोरोइंग्स आ गई, किसी ने आपको एड दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन वी हैव कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज. ठीक है, इस कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, बायलेटरल लेवल. We will go in extra detail in the next class, and then we have multilateral level. ठीक है, अब बायलेटरल लेवल के अंदर, सो कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, बायलेटरल लेवल एंड देन मल्टीलेटरल लेवल एज वेल. बायलेटरल लेवल में हमारे पास कंट्रीज हैं सच एज यूके, बेल्जियम, यूएसए, और हमें कौन एड देता है, कनाडा. ये कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो हमें एड देती हैं. देन वी हैव एट मल्टीलेटरल लेवल है, इसके अंदर वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक्स and then we have International Reconstruction and Development Bank, IRD, I think something like that. So then we, IDRB, yes. So we have these institutions which are actually helping us to, which are actually giving us money. ठीक है, उसके बाद आपके पास नॉन कंसोर्टियम. देन उसके नॉन कंसोर्टियम से मुराद है कि आपको कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज एड नहीं कर रहा. It can be any external country or any organization to give you aid as well. They can do that. We'll go in non-consortium as well. फिर उसके बाद आपको इस्लामिक एड मिलती है. इस्लामिक एड के अंदर सारी इस्लामिक कंट्रीज आपको पैसे देती हैं, और आपके पास कितनी इस्लामिक कंट्रीज है, यू कैन हैव सम आइडिया, सम व्हाट आइडिया. ठीक है, सऊदी अरेबिया आपको देगा, ईरान आपको देगा, बहुत लेसर चांसेस है कि ईरान हमें दे, सऊदी अरेबिया हमें देता है, दुबई ने हमें, जो एमिरेट्स है, यूएई है, वो सारे अमारात हमें देते हैं. टर्की के साथ हमारे बहुत अच्छे मामलात हैं, मलेशिया के साथ है, इंडोनेशिया को खुद एड दी जाती है और हम फिर एड लेकर ऑन अ लाइटर नोट दूसरों को एड देते हैं. ठीक है, सो नेवरदलेस देन वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑटोनमस बॉडीज एज वेल, वी विल आल्सो कवर दैट. तो ये बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारे पास रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है. ठीक है, then that's just a revenue method of understanding where the revenue is coming from. Then we have expenditure as well. Expenditure को भी inshallah in the next class we will be covering inshallah. ठीक है, so thank you. I will not be taking quiz today. I have the quiz prepared, so I can if I want, लेकिन I would want. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसका हम एक छोटा सा क्विज लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. उससे पहले मैं आपको दो कंसेप्ट समझाऊंगा. ठीक है, हमने हेड ऑफ इनकम डिस्कस किए थे, तो हेड ऑफ इनकम कितने हैं जल्दी से बता दें. 5. ठीक है, अच्छा, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, और अदर सोर्सेस. ठीक है, अच्छा, टोटल इनकम कंसेप्ट इससे क्या समझ में आता है, कोई बताएगा? व्हाट इज टोटल इनकम? ठीक है, टोटल इनकम इज सम ऑफ दिस 5 हेड्स. ठीक है, और प्लस इनकम exempt under ITO, income tax ordinance.
हम इसको आज के बाद ITO लिखेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। टोटल इनकम इज सम ऑफ 5 हेड्स, इनकम अर्न्स फ्रॉम दिस हेड्स प्लस इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम अंडर दिस ऑर्डिनेंस। दूसरा, आज पहली क्लास है आपकी? अच्छा, इनके साथ ठीक है, आपकी पहली क्लास है। ये हेड्स पता है आपको? ठीक है, 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कि कोई भी अगर इनकम अर्न करता है तो वो इन हेड्स में किसी न किसी में फॉल करता है। कोई सैलरी ले रहा होगा तो हो सकता है प्रॉपर्टी इनकम भी होगी, हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी इनकम हो, साथ में बिजनेस कर रहा हो, ज़रूरी नहीं इन 5 हेड में किसी में फॉल करेगा। हम जो है अभी सैलरी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 हेड अदर सोर्सेस, ये 4 तो इसके मखसूस ऐसे हेड है, चीज़ें हैं कि वो किसी न किसी में फॉल करते हैं। सैलरी इसमें आती है, प्रॉपर्टी इनकम रेंट आउट की हो किसी ने वो इसमें फॉल करती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इसमें फॉल करता है, कैपिटल गेन शेयर्स का जो कारोबार करता है वो इसमें फॉल करता है, ठीक है। अदर सोर्स ये इन चारों से हटके हैं कि भाई कोई भी इस तरह एक टाइप की इनकम जो इन चारों में फॉल नहीं कर रही वो 5 में फॉल करेगी, ठीक है। ये 5 हेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहे तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा? स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल, या स्पेशल टू अनदर स्पेशल अगर जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? वो है ट्रांजिशनल तो होगा, लेकिन करेगा कैसे? उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कमिश्नर को, ठीक है। कमिश्नर को पावर है कि वो उसको अलाउ करें, ठीक, और उसको पावर है कि वो रिजेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, आपकी अगर एप्लीकेशन किसी की रिजेक्ट होती है तो वो कहाँ जाएगा? अपील इस केस में अपील में नहीं जाएंगे, इस केस में हम जाएंगे FBR के पास, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आपने जब भी कोई ऑर्डर पास होता है, ठीक है, शोकास बनता है, किसी की इनकम और उसके रेवेन्यू से नहीं मिल रही हो तो उसको एक शोकास मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, सेक्शन के तहत शोकास होता है, फिर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर होता है कन्फर्मेशन पे, ठीक। अगर वो कोई जवाब ना दे सके कि भाई ये चीज़ें आप बताएं कि ये आपकी इनकम में ऐड क्यों नहीं किया जाए, तो अगर जवाब नहीं देता तो उसकी वो ऑर्डर पास होता है और उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाता है। उस ऑर्डिनेंस में ही दिया हुआ है कि उसके अगेंस्ट में वो अपील कहाँ फाइल करेगा? फोरम से मुख्तलिफ अपील्स में जाने के लिए, तो वो अपील कमिश्नर अपील होता है, ठीक। पहला फोरम कमिश्नर अपील, दूसरा फोरम ट्रिब्यूनल, तीसरा फोरम हाई कोर्ट, चौथा सुप्रीम कोर्ट। वो ऑर्डर इस तरह चलते रहते हैं, उसी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होती है तो आपके पास जाने के लिए FBR है, ये आप जहन में रख लीजिएगा, ठीक। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का वर्क है, इसलिए आप अपील में नहीं जाएंगे, आप FBR के पास जाएंगे, बोर्ड। और बोर्ड की जो वो कमिश्नर जो होता है वो RTO लेवल पे बैठा होता है, ठीक। लाउड आवाज़ कम। अच्छा, कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। अच्छा, कमिश्नर जो आपके पास यहाँ पे बैठा होता है वो होता है आपके RTO लेवल में, रीजनल टैक्स ऑफिस होता है, वहाँ बैठा होता है। FBR बोर्ड वो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको स्पेशल टैक्स या एनी अदर टैक्स अलाउ करना है नहीं करना। ठीक है, अब अपनी क्विज निकालें हम।
क्वेश्चन नंबर 1, द टैक्स ईयर, ऑनलाइन शेयर कर दिया आपने सर? द टैक्स ईयर रेलिवेंट टू द पीरियड बिटवीन द लास्ट फुल टैक्स ईयर to the date of commencement of new full tax year in case of change of tax year with the permission of the tax department shall be number 1 A special tax year, B tax year as determined by the tax department, transitional tax year, D none of the above. कौन कह रहा है? ए किसका है? ए हाथ उठा लो पूरा। ए आपका है। अच्छा बी, अच्छा इसमें कंफ्यूजन जो आपको हो रही है, इसका सही जो आंसर है वो है ए। ठीक है, कंफ्यूजन जो आपको हो रही है वो ट्रांजिशनल के लिए कि ये जो 3 महीने का पीरियड है उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन वो आगे ये भी लिखा हुआ है विद द परमिशन ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है ए। आप इसमें टाइम पीरियड का वो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन में आप जो है ना कंफ्यूज जो हो रही है वो उस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट कुछ और है। दोबारा पढ़ें। हाँ हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल वो है 3 महीने का जो पीरियड होगा वो ट्रांजिशनल होगा, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास पुराने साल के एंड से लेके नए साल के पुराने साल के बिटवीन द लास्ट फुल टैक्स ईयर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू फुल टैक्स ईयर इन केस ऑफ चेंज ऑफ टैक्स ईयर विद द परमिशन ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक। क्वेश्चन 2, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31/10/2007 एंड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 1/2/2008। ठीक है, डेट्स याद कीजिएगा। ठीक है, 31/10/2007। ठीक, और स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 1/2/2008। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द नॉर्मल टैक्स ईयर, क्लोज द कंपनीज अकाउंट्स ऑन 30/6/2008 and want to file an application to get the permission from the tax department, the required action in this case। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इनकॉर्पोरेशन हुई है कंपनी की 31/10/2007 को और अपनी ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट कर रही है 1-2 फरवरी यानी कि 1 Feb 2008 को अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है, और डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि वो अपनी कंपनी के अकाउंट्स 30/6/2008 को क्लोज करें। ठीक है, क्या एक्शन रिक्वायर्ड होगा टैक्स डिपार्टमेंट से? ठीक है, क्या परमिशन की ज़रूरत होगी? अब ये बताएं। दे शुड मेक एन एप्लीकेशन बिफोर 30/6/2008। दे शुड फाइल एन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31/12/2008। ठीक है, they are not supposed to make any application, none of the above। B, दोबारा सोचें। देखें ये पहले टैक्स ईयर कौन सा है ये देखें। टैक्स ईयर 2008। नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या होगा? नॉर्मल बस सी है, इसमें कोई जो है ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे ही कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको ऑटोमेटिक वो मिल जाता है अपना नॉर्मल टैक्स ईयर, तो नॉर्मल टैक्स ईयर में उसको कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा थर्ड, एन एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर हैज़ बीन रिजेक्टेड, इसको सही करें, रिजेक्टेड by the commissioner, the company can file a review application to
Chief Commissioner, Commissioner appeals, FBR, or the decision of the Commissioner is final and no application can be filed. FBR, ठीक है। अच्छा, चौथा, which of the following is not a company as defined in the income tax ordinance? A welfare trust, government of Sindh, Sindhi Muslim Cooperative Housing Society, each of the above is a company. दोबारा पढ़ें, मैंने कल आपको ये बिल्कुल ही डिटेल करवाया था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वेलफेयर ट्रस्ट कल बताया था मैंने, कंपनी होती है। एनजीओज, एनपीओज, ट्रस्ट, वेलफेयर सोसाइटीज होती है। ए तो हो गया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बताया था, ठीक है, याद है, वो भी कंपनी। तीसरा सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, डी, ठीक है। अच्छा, पांचवा, a company is resident if it is incorporated in Pakistan, B, whole of its control is in Pakistan, C, majority of its directors are resident in Pakistan, and D, all of its directors are resident in Pakistan. मैंने क्या कहा था कि कंपनी अलग से पर्सन है, ठीक, उसको कंफ्यूज ना करें। और उसका मैंने स्टेटस बताया था कि भाई वो रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट कब होगी, जब वो, अगर वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेशन कहाँ होती है? एसी सीपी, ठीक है, पहला तो हो गया, ठीक है, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान। फिर मैंने कहा था कि भाई अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं है, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी? इट्स कंट्रोल्स आर होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ए और बी। तो दो नहीं, ये मुझसे गलती हुई है कि लिखा नहीं मैंने, ए और बी। ठीक है, सारे साथ है मेरे बासित, लाउन नहीं, समझ नहीं आया कौन सा? कंपनी की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि कंपनी में कौन कौन से लोग, कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में फॉलो करती है, जिसमें मेन मैंने आपको बताई थी, जो वो कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेट हो, एसीसीपी में, या कंपनीज ऑर्डिनेंस ने उसको डिफ़ाइन किया हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। फिर अगर कोई बाहर कंपनी है, बाहर कहीं रजिस्टर्ड है, वो भी कंपनी में फॉलो करेगी। फिर मैंने कहा था कि यार कोई ट्रस्ट है, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो ये सब जो है ना कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो करती है। फिर मैंने दोबारा आगे कहा था, मैंने कहा कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, कि कंपनी रेजिडेंट कैसे बनेगी, ठीक है। इंडिविजुअल का बताया था, ठीक है, इंडिविजुअल का के साथ कंपनी का बताया था कि कंपनी कब रेजिडेंट होती है, कि अगर वो इनकॉर्पोरेटेड, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है विदाउट एनी कंडीशन, कंपनी इज रेजिडेंट। दूसरा मैंने कहा था अगर कोई कंपनी आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, तो तब वो रेजिडेंट कहलाएगी जब तक उसके कंट्रोल पाकिस्तान में हो रहे हो, उसका कंट्रोल होली, यानी कि सारा कंट्रोल पाकिस्तान से मैनेज हो रहा हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कंपनी इज रेजिडेंट इफ
इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, रेजिडेंट हो गई। दूसरी कंडीशन, होल ऑफ इट्स कंट्रोल्स इज इन पाकिस्तान। हाँ दोनों है, ठीक है। अच्छा आगे है नंबर 6, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31/10/2017, ठीक है, एंड द डायरेक्टर्स वांट टू क्लोज द कंपनीज फर्स्ट अकाउंट ऑन 31/12/2017। द रेलिवेंट टैक्स ईयर इन दिस केस वुड बी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2018। आप बताएं 18 बी किसका, बी कौन कहता है? ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूज हो रहे हैं ना सारे, ऐसे ही आते हैं भाई, ठीक है। ये मुश्किल बनाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो, वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आगे आसान भी आएंगे, आप खुश हो जाओगे। ये है बी, ठीक है, 3 मंथ्स का पीरियड है, वो 3 मंथ्स की एक रिटर्न जमा करा के फिर जनवरी से नया टैक्स ईयर स्टार्ट करेंगे, ठीक। नहीं, हाँ स्पेशल 12 का होता है, ट्रांजिशनल। वो ट्रांजिशनल होगा, देखिएगा वो ट्रांजिशनल होगा, ठीक है। क्वेश्चन में वो क्वेश्चन 1 आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसको दोबारा पढ़ें, ठीक है। रेजिडेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इज, देखिए रेजिडेंट कंपनी ऑफ इज अ कंपनी, बिलावल आप जो है ना गलत नहीं होना चाहिए। रेजिडेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इज ए कंट्रोल्ड / मैनेज्ड होली फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान बट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। बी कंट्रोल मैनेज्ड पार्टली इन पाकिस्तान in that year but incorporated outside Pakistan, quoted on stock exchange in New York Stock Exchange, none of the above. पढ़ो यार, दोबारा पढ़ो। ए कौन कहता है? कंडीशन देखें, मेरे कंडीशन देखें, वो कंडीशन देखें, वो पूरी फुलफिल हो रही है नहीं, देखें कंडीशन देखें फिर बोलें। हाँ कंडीशन देखें, कैसे कंडीशन मैंने क्या बताई कंपनी की? आउटसाइड के लिए मैंने कहा था अगर आउटसाइड पाकिस्तान है तो उसके कंट्रोल पाकिस्तान में होना चाहिए, और पाकिस्तान में अगर इनकॉर्पोरेटेड है वो तो ऑलरेडी विदाउट एनी कंडीशन। पक्का? डी, हाँ वासित, ठीक है। ये है देखें, कंट्रोल एंड मैनेज्ड होली, मैंने कहा था कि उसके कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, भले वो बाहर पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहा हो, उससे कोई इशू नहीं है। फिर कह रहा है बट इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान, अगर इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान में है तो वो ऑलरेडी हो गई, ठीक है। ए Seven doctors having nationality of Australia have decided to start their medical practice in the rural areas of Punjab, Pakistan, and for this purpose they set up a joint venture in Pakistan. Joint venture क्या होता है? पार्टनरशिप, joint venture, पार्टनरशिप, फर्म, AOP, ये सब एक ही है, ठीक है। Two of them will be stationed in Pakistan on permanent basis. The remaining doctors will have frequent visits but not expected to stay more than 100 days in Pakistan.
around 50 Pakistani doctors will be employed by the joint venture. The joint venture will be considered as a resident tax entity on which of the following grounds. ये इतनी जो कहानी लिखी हुई है ना, उससे परेशान नहीं होना। आपको सवाल जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहे हैं कि जॉइंट वेंचर और रेजिडेंट स्टेटस आपके जहन में जो मैंने कल पढ़ाया था वो होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाए। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज डॉक्टर्स आर रेजिडेंट and joint venture will also be resident without any conditions. पहले बताए कंडीशंस क्या थी ज्वाइंट वेंचर की? होली और पार्टली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अब जहन में रखिए, ये बहुत इनडायरेक्टली पूछा है, ठीक है। अच्छा, बी, इफ नन ऑफ द मीटिंग्स इज हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, होली तो हो गया, ठीक है। इफ परमिशन इज ग्रांटेड बाय द कमिश्नर टू कंसिडर द ज्वाइंट वेंचर एज रेजिडेंट, ठीक है। इस तरह तो कुछ नहीं था, हमने नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। अच्छा, इफ फ्यू और ऑल ऑफ द मीटिंग्स आर हेल्ड इन कराची, इफ फ्यू और ऑल ऑफ द मीटिंग्स आर हेल्ड इन कराची, कैसे? डॉक्टर्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, डॉक्टर्स का उससे ताल्लुक नहीं है। देखिए, कंपनी एक अलग पर्सन है, एओपी अलग है, ठीक है। तो हम एओपी का स्टेटस क्या पढ़ा था? होली और पार्टली उसके कंट्रोल पाकिस्तान में मैनेज हो रहे हो, होली या पार्टली, तो हम उसको क्या रेजिडेंट कहेंगे। अच्छा, ये एक छोटा सा टेस्ट था। अब आपको पता चल गया होगा कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसको बार बार आपने घर पे जाके 1 घंटा रिवाइज़ करना है। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे निकल जाएगा जहन से, ठीक है। जैसे टैक्स ईयर्स का मैंने आपको पढ़ा, सैलरी का मैंने स्टार्ट किया था, पर्क्स पे परक्विजिट्स पे हम जाके खड़े हो गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऑनवर्ड जो है हम अपनी रेगुलर क्लासेस में जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को। तो फिर आपको बताया जाएगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट है। थैंक यू।